बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो इकोनॉमिक्स अगर जो करना चाह रहा है उसमें एक सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जरा इसमें लेंथी सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं इसको कह सकते। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि कौन कौन से रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप तैयार कर लें, पेपर में आप निकल जाएंगे। उन टॉपिक्स का मैं एक कोशिश करूंगा कि रिव्यू, एक रिकैप बना के भी आपको दे दूं ताकि कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। और कौन सी बुक से आप तैयारी करें, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का ये क्वेश्चन आता है और कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला ये तमाम डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को वो कर दें, जरा समझदार हैं आप, ठीक है। दिस इज माई पॉइंट। जी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए 100 नंबर का पेपर है ये। 100 नंबर का पेपर और एटलीस्ट आपके 40 नंबर होने चाहिए इसे क्लियर करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आपको ये इसमें गाइड कर रहा हूं। बाकी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया चेंज है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग उनका पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह जल्दी वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो आपने 7 क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे। 7 में से आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 3 की चॉइस है आपके पास। एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है और 25 मार्क्स का मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट 5-6 सफे तो इसके शीट्स इसकी वो लाजमी फिल करनी है। एक क्वेश्चन के आमतौर पे ये 2 पार्ट्स बना देता है। 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 25 नंबर इसमें पूरे करने होते हैं और उसमें से भी एक न्यूमेरिकल आपको अक्सर आ जाता होता है। 1-2 बार वो मिस हुआ है लेकिन वो हर साल न्यूमेरिकल भी दे देता है 25 नंबर का। न्यूमेरिकल में वो ISLM वाला फ्रेमवर्क, उसमें से अक्सर न्यूमेरिकल आ जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होता है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड करनी होती है और बाद इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी वो मांग लेता है। मल्टीप्लायर आपको इसके साथ पूछ सकता है और साथ दूसरे नंबर पे नेशनल इनकम का आपको आ सकता है न्यूमेरिकल। नेशनल इनकम में y=C+i+g और सी की इक्वेशन दी होगी, इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन दी होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिए होंगे, टैक्स दिया होगा। और अगर ओपन इकोनॉमी का क्वेश्चन हो तो साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यूज आपको दी होंगी। इसमें आपने वैल्यूज फिट करके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारा कुछ आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह ये फाइंड करनी होती है। साथ आपसे वो डिफरेंट किस्म के मल्टीप्लायर हैं वो पूछ सकता है, उनकी वैल्यूज बताएं, जिसमें बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है, सुपर मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, टैक्स मल्टीप्लायर है, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर है, ट्रेड मल्टीप्लायर है। ये तमाम आपसे वो पूछ सकते, इनमें से कोई भी पूछ सकता है। ये आप साथ साथ तैयार करके रखें। और गवर्नमेंट अगर उसका टारगेट है नेशनल इनकम को एक सर्टेन लेवल तक लेके जाने का, उसके लिए फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कितना चेंज रिक्वायर्ड है या टैक्सेस में कितना चेंज रिक्वायर्ड है, ये भी विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये भी बुक्स वगैरह में मटेरियल सारा लिखा हुआ है। ये न्यूमेरिकल की अगर बात कीजिए वो मैंने आपको डिटेल से गाइड कर दिया। 25 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, ये आपने लाजमी करना है, ये गलती से भी नहीं छोड़ना। ISLM या नेशनल इनकम, ये 2 टॉपिक्स हैं, इन दोनों में से एक का न्यूमेरिकल लाजमी आ जाता होता है, इस बार भी आ जाएगा। बुक कौन सी हमारे पास होनी चाहिए, किस बुक से इसकी तैयारी करें, तो डिफरेंट बुक्स है मार्केट में। हमीद शाहिद की बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं, अमजद अली भट्टी की बुक से भी कर सकते हैं तैयारी, मैनकिफ की बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, या सैमुअलसन की बुक है उसमें से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में बुक्स रिकमेंड की हुई हैं और वो हमारी मार्केट में इजीली मिल भी जाती है, इंस्टीट्यूट्स वाले वो लगाते हैं। मैनकिफ की वो बुक है, आसान सी वर्डिंग है, इजी लिखा हुआ है। ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है बुक मैनकिफ की, ये मैनकिफ की बुक है जी। ये 5th एडिशन मेरे पास है, आप देख लें करंट मार्केट में जो मौजूद है आप वो ले लें, या सेकंड हैंड भी ये परचेज कर सकते हैं। 5th एडिशन ले लें, 4th ले लें, 6th ले लें, जो सा भी आपको मिलती जुलती बातें हैं वो चेंज नहीं होंगी। सिर्फ चेंज क्या होगा इसमें, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो करंट नेशनल इनकम और ग्रोथ क्या है उन लेटेस्ट एडिशंस में वो बातें होंगी। इसमें वो बातें नहीं होंगी, इसमें पुरानी तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, लेकिन जो जनरल टॉपिक है वो सारे वही रहेंगे। दूसरी इसके अलावा प्रोफेसर अमजद अली भट्टी साहब की बुक है, वो ये है। प्रोफेसर अमजद अली भट्टी साहब
और ये बुक की खासियत ये है कि इसमें सारा कुछ नोट्स बना के नोट्स की फॉर्म में लिखा गया है और क्वेश्चन बने हुए हैं, आपने साथ आंसर उसका किस तरीके से लिखना है वो सारा साथ इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है। जिस तरह ये बात की जाए, एक्सप्लेन द कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ये नीचे है, डिफरेंशिएट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये इस तरीके से इसमें बने हुए हैं। अगर ये मार्केट से इस वक्त इसकी स्केर्सिटी चल रही है, मार्केट में ये बुक अवेलेबल नहीं है और मेरे चूंकि ये टीचर थे और मुझे आसानी से मिल गई थी और जिस स्टोर में मैंने किया था उस स्टोर में ज़रा ये आसानी से मिल जाती थी। उस स्टोर का मतलब इतना भी मैं पुराना नहीं हूँ, ये सिर्फ 2-3 साल पहले की बात है और उस दौर तक ये मिल जाती थी। आजकल ये पता नहीं मुझे मार्केट में क्या सूरत है, ये मिल रही है या नहीं मिल रही। तीसरे नंबर पे ये मेरे पास बुक है जी, मैक्रो की ए हमीशायत की। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर, ज्यादातर इदारों में यही करवाई जा रही है। प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, वो इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सारा टू द पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें सिलेबस अच्छा आपको मिल जाता है, बैकग्राउंड भी बन जाती है और तैयारी आपकी हो जाती है। इन तीनों में से कोई भी आपके पास बुक हो तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर इजीली निकल जाता है। ठीक होगी जी बात। अब इन तीनों में से किसी एक बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं चैप्टर कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट है। मेरे पास हमीशायत की बुक है जी इस वक्त, और ये इसकी कंटेंट लिस्ट है, ये चैप्टर नेम्स है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमीशायत की बुक का चैप्टर नंबर 1 है अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ओकन्स लॉ और स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। इस चैप्टर में से ये 3 छोटे छोटे एक पेज आधे पेज के कॉन्सेप्ट हैं, ये आपने कर लेने हैं। इनमें से अगर आया तो वो 10-12 नंबर का ये नोट पूछ लेता होता है, पूरा डिटेल में 25 नंबर का क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। इस चैप्टर की बस यहां तक इंपॉर्टेंस है। क्लियर होगी बात। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी चैप्टर मेरे पास नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम में नेशनल इनकम मेजर कैसे होती है, इसके डिफरेंट मेथड कौन से हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी में, ये तमाम बातें आपको डिटेल में नेशनल इनकम वाले चैप्टर में मिलेंगी, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर को बेशक आप स्किप कर दें। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, डिफ्लेटर वगैरह क्या होते हैं, ये सारे इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। लेकिन ये जूनियर लेवल की बातें हैं, बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं। इंटर की अगर आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, इसमें से बातें पूछ लेते हैं। बीए की इकोनॉमिक्स में भी इसमें से बातें नहीं वो पूछते, हाँ बीकॉम की इकोनॉमिक्स में वो पूछ लेते हैं इसके इस चैप्टर में से बातें, अदरवाइज ये मास्टर लेवल में नहीं पूछते। ठीक होगी बात। तीसरे नंबर पे चैप्टर है जी मेरे पास क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने इस चैप्टर को लाजमी करना है, डिटेल में करना है, ध्यान से करना है और समझ के करना है। इकोनॉमिक्स जिस वक्त स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग के जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए और लोगों ने उन कॉन्सेप्ट को सीखा, समझा और उसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमी को वो देखना शुरू हो गए, इकोनॉमिक्स क्या होती है। उन्हीं बातों को आगे लोगों तक उन्होंने पढ़ाया, सिखाया, इदारों तक इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इन तमाम इकोनॉमिस्ट को कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिसमें आपका एडम स्मिथ है सबसे पहले, जिसने तो कॉन्सेप्ट ही दिया इकोनॉमिक्स का। एल्फ्रेड मार्शल है, पिगू है, जे.बी. से है, प्रीटो है, मार्शल है और इस तरह के जितने भी आपके इकोनॉमिस्ट हैं, ये तमाम को कंसीडर किया जाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इनकी अपनी अप्रोच है, अपनी थिंकिंग है। गवर्नमेंट कहते हैं गवर्नमेंट का रोल कोई नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, गवर्नमेंट फ्री इकोनॉमी होती है, मार्केट हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, ओवर प्रोडक्शन नहीं होती और डिमांड सप्लाई के बराबर रहती है, वेजेस आपकी फ्लेक्सिबल होती हैं और प्राइसेस फ्लेक्सिबल होती हैं या रिजिड होती हैं। ये इस चैप्टर में डिटेल में आपको सारी चीजें मिलेंगी, ये आपने लाजमी करना है। इसमें सेज ला है, इन बातों को फिर स्ट्रेंथन करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने के लिए कि देखिए भी मार्केट में ओवर प्रोडक्शन नहीं होती, सप्लाई और डिमांड हमेशा बराबर रहती हैं, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड, और सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जितनी सप्लाई हो वो अपनी डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेती है।
ये सेज लॉ ऑफ मार्केट में आपको मिलेगा। बार्टर सिस्टम और मनी मार्केट, ये दो में एक्सप्लेन किया हुआ। मनी मार्केट की अगर बात की जाए, वो कहते हैं जी मनी डिमांड मनी सप्लाई के हमेशा बराबर रहती है और क्वांटिटी मनी सप्लाई की जितनी इंक्रीज हो मुल्क में प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। ये क्लासिकल्स की अप्रोच है। इसे फिर समझाने के लिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये प्रेजेंट की गई। फिशर ने ये थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी में हम यही सीखते हैं कि मुल्क में प्राइसेस उतनी तेज होती हैं जितनी मुल्क में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। ठीक है, सेम रेशो से ये दोनों इंक्रीज होते हैं, प्राइसेस और मनी सप्लाई। ये है। इसमें लेबर मार्केट है, गुड्स मार्केट है, क्रेडिट मार्केट है, मनी मार्केट है। ये चारों मार्केट्स आपने इंडिविजुअल देख लेनी है, इनको सिर्फ देख लेना है। याद अभी तक इस चैप्टर में आपने दो चीजें करनी है, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने ये याद करनी है, 25 नंबर का सवाल आएगा अगर आया तो, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसे एक्सप्लेन करें। ये चार सेक्टर, चार मॉडल हैं, 1 2 3 4। मैं दिखा देता हूं बुक में आपको। ये वाला आपने लाजमी तैयार करना है, पेज नंबर 39 to 72 जी, एग्जैक्टली ये आ गया सामने। ये इसे लाजमी, ये चार पैनल की डायग्राम है, इसे आप प्रिपेयर कर लें। ये है जी विदाउट क्रेडिट मार्केट। एक तरफ लेबर मार्केट है, एक तरफ आपके पास गुड्स मार्केट है, रियल मार्केट जिसे कहते हैं, मनी मार्केट है, लेकिन इसमें क्रेडिट मार्केट नहीं है, बैंकिंग का सेक्टर नहीं है। हाँ, आगे विद क्रेडिट मार्केट में ये 6 पैनल की डायग्राम बनती है। ये आपने लाजमी करनी है, ऐसे स्किप नहीं करना। ठीक है, इसकी मदद से आपने बताना है कि नेशनल इनकम क्लासिकल क्या कहते हैं कि तमाम मार्केट्स एट अ टाइम इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो ये डायग्राम से हमने शो कराना है, इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, ये काम हमने लाजमी करना है। इसकी शिफ्टिंग आगे डायग्राम्स बनी होंगी। मनी मार्केट अगर इंक्रीज हो, इस फुल एम्प्लॉयमेंट के जो जनरल फ्रेमवर्क है क्लासिकल थ्योरी का, इसमें क्या फर्क आएगा? कोई एक मार्केट, लेबर मार्केट में लेबर डिमांड इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, या लेबर सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? इस तरह की बातें आगे पूछी होंगी, वो भी कर लें, देख के जाइएगा, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। लेकिन ये वाला काम 4 पैनल वाली डायग्राम और 6 पैनल वाली डायग्राम, विदाउट क्रेडिट मार्केट, विद क्रेडिट मार्केट, ये तो आपने लाजमी करना है। उसके अलावा इस चैप्टर में से क्रिटिसिज्म क्लासिकल का, ये आपने लाजमी करना है, जो कि कीन्स ने क्रिटिसाइज किया था। वो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपने देख लेने हैं, आसान सी बातें हैं। इसमें डायग्राम में शायग्राम में कोई भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, ये थ्योरी का क्वेश्चन। तो क्रिटिसिज्म आपने देख लेना। क्लासिकल चैप्टर में से यही काम आपने करना है। हाँ, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इसी चैप्टर में है, वो भी एक टॉपिक 10 नंबर का पूछ लेता होता अगर आया तो। और इसके अलावा इस चैप्टर में से आपने कुछ नहीं करना। अगला चैप्टर है कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपने लाजमी करना है। इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा आप। इंट्रोडक्शन के बाद इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं। इस फीचर्स में क्या बातें हैं जी? नेशनल इनकम वहां पे डिटरमिन होगी जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, और ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लासिकल ने कहा था कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा, इसने कह दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अफेक्टिव डिमांड का इसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसने गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को लाजमी करार दिया था। उसकी क्या रीजन है, ये बुक में आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगी। वो छोटी सी कहानी है, वो जो डिप्रेशन आया था उसके बाद क्या सूरत हाल बनी थी 1930 में। अजम्पशंस करनी है आपने, अजम्पशंस लाजमी करनी है। इंट्रोडक्शन, फीचर्स, अजम्पशंस, ये क्लासिकल की भी आपने करनी है, कीन्स की भी करनी है। क्लासिकल के चैप्टर में से कोई भी आ जाए आपको क्वेश्चन, सेल्स लॉ पूछ लेता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पूछ लेता है, इंट्रोडक्शन क्लासिकल का, अजम्पशंस और फीचर, ये करके आपने फिर सेल्स लॉ लिखना है। इसी तरह ये करके फिर आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लिखनी है। और अगर क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, ये चीजें आप पहले लिखेंगे, उसके बाद वो 4 या 6 पैनल वाली डायग्राम है वो फिर बनाएंगे और उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह कीन्स के भी आपने इंट्रोडक्शन, फीचर्स और अजम्पशंस ये लाजमी करनी है। इसके 2 मेथड है नेशनल इनकम को डिटरमिन करने के। एक है जी कनेजियन क्रॉस 1 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड, एक है कनेजियन क्रॉस 2 इन्वेस्टमेंट सेविंग मेथड। ये वैसे क्लासिकल की और ये कीन्स की डिटेल में इकोनॉमिक्स पोर्टल में वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां से जाके भी ये वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक है,
ये आपने काम करना है। इन्वेस्टमेंट सेविंग मेथड है दूसरा। इन्वेस्टमेंट सेविंग में जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाए वहां पे नेशनल इनकम डिटरमिन हो जाती है और उस इक्विलिब्रियम को इफेक्टिव डिमांड का इसने नाम दे दिया है। और दूसरा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों जहां पे बराबर हो जाए वहां पे नेशनल इनकम डिटरमिन हो जाती है और उसके इक्विलिब्रियम को इसने ई का नाम, इक्विलिब्रियम इफेक्टिव डिमांड का नाम दिया है। और ये इफेक्टिव डिमांड कहता है मुल्क में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जितना इंक्रीज होगा उतनी मुल्क में नेशनल इनकम ज्यादा है, खुशहाली ज्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंप्रूव है और जितना डिक्रीज होगा उतनी ये चीजें कम होंगी। ठीक है, कीन्स के चैप्टर में ये सारी चीजें आपने तैयार करनी है। साथ इसके चैप्टर में दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, वो अक्सर पूछ लेता होता है। एक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में क्या है, लोग सेविंग इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन एट द एंड होता क्या कि सेविंग उनकी या तो पहले जैसी है जब पहले से भी कम हो गई है। तो ये एक डायलमा है, ये क्या सिचुएशन है, ऐसा क्यों होता है, ये डिटेल में आपको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में मिलेगा। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप और इनको दूर करने के मेथड्स, मेजर्स टू रिमूव, ये भी आपको सारी बातें इसी चैप्टर में कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में मिलेंगी। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर नहीं होती इसका मतलब इन दोनों के दरमियान गैप है। तो कौन सा गैप मुल्क में इन्फ्लेशन लेके आता है, कौन सा डिफ्लेशन लेके आता है, ये आप देखेंगे, आपको थ्योरी में समझ लग जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो कीमतें ज्यादा होती हैं, इन्फ्लेशन आ गई। जब एग्रीगेट डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो इसका मतलब है डिफ्लेशन आ जाती है, कीमतें कम होती हैं। इनको दूर कैसे किया जा सकता है ये भी देखें, मजे का टॉपिक है। वीडियो मौजूद भी है इस चैनल में, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। मल्टीप्लायर्स हैं डिफरेंट मल्टीप्लायर्स हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, सुपर मल्टीप्लायर है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, टैक्स मल्टीप्लायर है, ट्रेड मल्टीप्लायर है, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर है। ये आपने मल्टीप्लायर, मिलती जुलती बातें हैं, सभी के फार्मूले मिलते जुलते हैं, हल्की फुल्की चेंजिंग आएंगी। जिस तरह टैक्स मल्टीप्लायर, ये थोड़ा सा चेंज है फार्मूला। इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट का, कंजम्पशन का, इन तीनों मल्टीप्लायर की वैल्यूज सेम होती हैं। तो कुछ फार्मूले हल्के फुल्के आपके चेंज होंगे, ज्यादातर मिलती जुलती बातें, आसान सी बातें हैं और टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। इसमें बस यही बताते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है लेट्स सपोज, और मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 निकल आई है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं तो नेशनल इनकम 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है, नेशनल इनकम में 4000 का इजाफा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लायर का। और कुछ इसके न्यूमेरिकल है नेशनल इनकम के, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के, इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। वो न्यूमेरिकल आपने लाजमी करने हैं। हमेशा की बुक में इसकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है, कुछ इसके सोल्व दिए हुए हैं, कुछ अनसोल्व है, ये सारे आपने लाजमी करने हैं। इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका, और गवर्नमेंट जब टारगेट कर लेती है किसी एक फिगर को कि नेशनल इनकम इतनी हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या टैक्सेस कितने होने चाहिए, उनमें कितना चेंज आना चाहिए, ये सारे बुक में मौजूद है, आपने वहां से कर लेने हैं। और इसके साथ साथ मॉनेटरी मार्केट में कीन्स के ओपिनियन क्या है। मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल होती है। मनी डिमांड दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, ट्रांजैक्टिव डिमांड और स्पेकुलेटिव डिमांड। और मनी सप्लाई ये फर्ज करता है कि फिक्स होती है। और ये आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन है, ये भी टॉपिक आपने साथ करना है। और साथ एक 10-12 नंबर का एक नोट आ जाता होता है लिक्विडिटी ट्रैप में, वो भी इसकी मनी मार्केट से मिलती जुलती बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते 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 एक अपने मिनिमम लेवल पे आ जाता है, क्योंकि जीरो तो ये हो नहीं सकता। जितना प्राइस जीरो नहीं हो सकती, इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जीरो नहीं हो सकता। वो मिनिमम लेवल को कहते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप। अब एक ट्रैप में फंस जाती है इकोनॉमी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर फिक्स है, उससे ज्यादा नीचे जा नहीं सकता, तो आपकी इनकम वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। इस सिचुएशन को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ये यहां तक चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। यहां तक आपको मैंने बातें बता दी। अब चैप्टर नंबर 5 देख लेते हैं जी। हाँ, चैप्टर नंबर 5 है जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ गुड्स एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी आपने लाजमी करना है। अक्सर इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता होता है। आईएस कर्व का आपने ड्राइव करना है, और उसके बाद एलएम कर्व है, एलएम कर्व को ड्राइव करना है। इसके दो मेथड है, दोनों को ड्राइव करने के। एक शॉर्टकट मेथड है, 2 पैनल के साथ ड्राइव होता है। एक मेथड है 4 पैनल के साथ ड्राइव होते हैं। ये जोन सा आपको आसान लगता है, आपके पास जितना टाइम है पेपर में, 3 घंटे का पेपर आता है, ये 3 घंटे में आपने 4 क्वेश्चन करने होते हैं। उस हिसाब से अपने टाइमिंग को देखते हुए आप देखेंगे कि कौन सा काम आपको सूट कर रहा है और कौन सा आपने करना है। तो ये आईएएस में भी आपने इंट्रोडक्शन करना है, इसके आपने अजम्पशंस करनी है। अजम्पशंस के बाद आपने हेडिंग देनी है आईएएस कर्व की, इसकी डेरिवेशन है, ड्राइव करके डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। फिर आपने एलएम कर्व की हेडिंग देनी है, एलएम कर्व को एक्सप्लेन करके इसकी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में आपने हेडिंग देनी है
इक्विलिब्रियम ऑफ ISLM, इसे जनरल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है हिक्स ने जो प्रेजेंट की थी, क्योंकि इससे पहले कीन्स का जो चैप्टर है उसने गुड्स मार्केट का अलग इक्विलिब्रियम पेश किया और मनी मार्केट का अलग इक्विलिब्रियम पेश किया। हिक्स ने कहा कि एक मुल्क में ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट ये दोनों एट अ टाइम बैलेंस में होती हैं। इसी बैलेंस का नाम ISLM फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये आप इसका इक्विलिब्रियम दिखाएंगे जिसमें IS और LM ये दोनों कर्व एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम है, और जहां पे ये एक दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, IS और LM के दरमियान गैप है, तो वो गैप में या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, सेविंग इंक्रीज होगी, या तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे होगा, और मनी डिमांड मनी सप्लाई के दरमियान गैप होंगे। तो ये सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, और ये तमाम फोर्सेस बैलेंस में उसी वक्त होंगे जिस वक्त IS और LM बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है जी, इस चैप्टर में ये काम है, और इसी चैप्टर में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी IS LM के बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ जाता होता है। उसमें भी आपने ये बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम कैसे ड्राइव की जाती है, इसके आपने मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी वो पूछ सकता है। हाँ, डिफरेंट स्लोप्स ऑफ IS एंड LM की। IS जब स्टीपर हो, मोनेटारिस्ट व्यू के है, केनेजियन के व्यू के हैं। IS जब स्टीपर हो तो वो उसका क्या रोल होता है, फ्लैटर हो क्या है। LM स्टीपर हो तो उसका क्या रोल है, फ्लैटर हो तो क्या रोल होते हैं, इक्विलिब्रियम पे इनके क्या फर्क आएंगे, ये शिफ्ट कब होते हैं और ये रोटेट कब होते हैं, ये सारा कुछ आपने काम करके आना है। इस चैप्टर को आपने हल्के में नहीं लेना। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। ये भी रिलेटिवली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट किस तरह से है, क्योंकि इसमें वर्कर्स के 4 मॉडल हैं। उन 4 मॉडल में से एक मॉडल अक्सर आ जाता होता है। वो 4 मॉडल कौन कौन से हैं? स्टिकी वेज मॉडल है, स्टिकी प्राइस मॉडल है, लेबर मिसपरसेप्शन मॉडल है, और मार्केट इम्परफेक्शन। इन चारों में से एक मॉडल अक्सर आ जाता होता है। स्टिकी प्राइस का जो मॉडल है उसका एक फिनोमेना है, इसमें इन्होंने थ्योरी दी हुई है और साथ मैथमेटिकल एक इक्वेशन है। उस इक्वेशन की मदद से वो कहते हैं कि देखें लोग प्राइसेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वर्कर्स, और असल में मार्केट में सूरत हाल क्या चल रही होती है। एक्सपेक्टेशन से और रियल प्राइसेस में जब गैप आता है उस वक्त फिर ये चीजें डिस्टर्ब होती हैं और प्राइसेस स्टिकी होती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन किए होते हैं दुकानदारों ने अपने कस्टमर्स के साथ, और वो आए दिन प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कस्टमर पावर वो लूज होती है। क्योंकि एक दुकान से जब कोई चीज खरीदने जा रहा है, आज कोई रेट है, कल जाए कल रेट चेंज है, परसों जाए रेट चेंज है, तो उसके कस्टमर्स का उस दुकान से ट्रस्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेल पे फर्क पड़ता है। इस चीज से बचने के लिए वो कहते हैं जी प्राइसेस स्टिकी होती हैं। प्राइसेस स्टिकी मॉडल में ये डिटेल में आपको पता चलेंगी बातें। स्टिकी वेज मॉडल क्या है जी? स्टिकी वेज में कहते हैं कि वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि साल 2 साल का 6 माह का आप हमारी प्राइसेस हमारी वेज फिक्स करें। वो जब वेज फिक्स करवाते हैं उनके माइंड में अपना एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस लेवल चल रहा होता है, उसको देख के वो पहले रेट डिसाइड करा लेते हैं अपनी वेज का। तो अपनी वेज उनकी जब डिसाइड हो जाती है उसके बाद प्रोड्यूसर जो उनसे वो ज्यादा से आने होते हैं वो प्राइसेस को उनसे ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ। एट द एंड फायदा प्रोड्यूसर्स को हो रहा होता है और लॉस वर्कर्स को हो रहा होता है। ये स्टिकी वेज मॉडल में ये चीजें हैं। वर्कर मिसपरसेप्शन में ये है कि मार्केट को मिसपरसेप्ट करते हैं वर्कर, क्योंकि उन्हें अपनी सिर्फ नॉमिनल इनकम का पता होता है और नॉमिनल प्राइस का पता है, रियल वेजेस के साथ उनका या रियल प्राइस के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। इस वजह से वो मार्केट को मिसपरसेप्ट करते हैं। इस चीज का फायदा प्रोड्यूसर्स को होता है। मार्केट इम्परफेक्शन मॉडल में क्या है जी? मार्केट की नॉलेज हर बंदे के पास इम्परफेक्ट होती है। जो वो अपनी प्रोडक्ट बना रहा है उसकी प्रोडक्ट की तो नॉलेज उसके पास हो सकती है, उसको उसकी डिटेल में पता होंगी बातें, लेकिन उसे सरवाइव करने के लिए दूसरी बेशुमार चीजों का वो जरूरत पड़ती है जो उसने खरीदनी है, रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करनी है या कंज्यूम करनी है। उनकी प्राइसेस का उसको आइडिया नहीं होता। वो फिर मिसपरसेप्ट करते हुए ओवरऑल वो देख लेता है कि मार्केट में अच्छा इतने % इंक्रीज हो रही है और रॉ मटेरियल मुझे इतना महंगा पड़ रहा है, तो मैं उस हिसाब से अपनी प्राइसेस को भी इंक्रीज कर लेता हूँ। हालांकि वो प्रोडक्ट्स का मार्केट अलग है, सिनेरियो चेंज है, इसकी प्रोडक्ट की मार्केट का सिनेरियो चेंज है, बट ड्यू टू इम्परफेक्शन ये मिसपरसेप्ट कर रहा होता है और चीजों को मिसलीड कर देता है और एट द एंड ये इसको इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना इसको होना चाहिए। ये 4 मॉडल हैं, 4 आपने लाजमी करने हैं। इन चारों में से एक अक्सर आ जाता होता है। इस चैप्टर में ये
4 मॉडल हैं और इस वजह से ये चैप्टर आपने लाजमी करना है। और एग्रीगेट डिमांड ड्राइव करें, एग्रीगेट सप्लाई ड्राइव करें, और ये आपने लाजमी करना है। ये भी काम इसमें से डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इस चैप्टर में ये काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7 है क्लासिकल एंड केनेजियन मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल। इसमें सिर्फ आपने करना है कंस्ट्रक्ट क्लासिकल मॉडल विद एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई व्हेन वेजेस आर फ्लेक्सिबल। ये करना तो कर ले, रिलेटिवली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूरा चैप्टर आप अदरवाइज काट सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में करने वाली ये एक ही बात है जो आपको मैंने बता दिया। आगे है जी इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर नंबर 8 है। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे लाजमी करना है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है, और इसमें से जो चीजें आपने करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लास्ट में चैप्टर की एक्सरसाइज में अगर मैं जाऊं जी, तो पहला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन क्या होती है, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन आपने करना है। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? ऐसी इन्फ्लेशन जो मुल्क में डिमांड ज्यादा हो गई है, डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर्स की मजबूरी है, रसद कम है उनके पास, सप्लाई कम है, प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं। ये डिमांड इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हो गया, कोई शॉर्टेज हो गया, कोई कैद साली पड़ गई है जिसकी वजह से रॉ मटेरियल उनको महंगा मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, उनकी मजबूरी है प्राइसेस इंक्रीज करें, तो इस किस्म की इन्फ्लेशन को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये भी डिटेल में बुक से आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 8 में। और ये डायग्राम है, डायग्राम के साथ आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है। और इसके अलावा आपने इस चैप्टर में से फिलिप्स कर्व लाजमी करना है। फिलिप्स कर्व मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? ये फिलिप्स कर्व आपको अनएम्प्लॉयमेंट के और प्राइसेस के डिफरेंट रिलेशन दिखाता है, और इनके दरमियान, प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान यूजुअली इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइसेस इंक्रीज हो तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से लेबर ज्यादा लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, और इसका मतलब यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। प्राइसेस इंक्रीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, प्राइसेस कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। तो ये सारी बातें फिलिप्स कर्व में हम सीखते हैं। और नेचुरल रेट पे इकोनॉमी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे रहती है। वो कैसे रहती है, क्यों रहती है, ये फिलिप्स कर्व डिटेल में आप करें, इनमें आपको ये बातें पता चल जाएंगी। मोन्टेरिस्ट का फिलिप्स कर्व क्या होता है जी? वर्टिकल होता है, ये क्यों होता है, इसकी क्या रीजन है? केनेजियन फिलिप्स कर्व, क्लासिकल फिलिप्स कर्व, ये सारे आपने बनाने हैं, इनको करना है। और अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन और रैशनल एक्सपेक्टेशन, ये 2 मॉडल इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-10, 15-15 नंबर के पेपर में आ जाते हैं। ये भी आपने करके जाने हैं, ठीक है। ये भी आसान से फिलिप्स कर्व अगर आपको समझ में आ गया तो ये उनकी एक्सटेंशन है, छोटी छोटी इनमें एडिशन है कुछ बातों में, ये कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे मार्क्स में निकल सकता है। चैप्टर नंबर 9 है कंजम्पशन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी कंजम्पशन की 4 थ्योरीज हैं। 4 थ्योरीज कौन सी हैं? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ये चारों में से एक तो अक्सर आ जाती होती है। एब्सोल्यूट इतनी नहीं आई, लेकिन साइमन कुजनेट और टाइम सीरीज डाटा उसमें है, वो इग्नोर भी आप बिल्कुल नहीं कर सकते, इसे आपने लाजमी करना है। रिलेटिव आ जाती होती है अक्सर, परमानेंट और लाइफ साइकिल तो अक्सर ही आ जाती हैं। एब्सोल्यूट इनकम में क्या है जी? एब्सोल्यूट इनकम में केन्स ये बताता है कि लोग अपनी एब्सोल्यूट इनकम को देखते हैं। इनकम ज्यादा तो कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम तो कंजम्पशन कम, लेकिन एपीसी की वैल्यू 1 से कम रहती है। इनकम ज्यादा होती है, एपीसी कम होते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं एपीसी, क्योंकि इनकम जब ज्यादा होती है कंजम्पशन उसी स्पीड से ज्यादा नहीं लोग करते। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में बताते हैं कि लोग रिलेटिव इनकम को देखते हैं, एब्सोल्यूट इनकम को नहीं देखते, अपने रिलेटिव पोजीशन को देखते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं उसको देखते हैं, उस हिसाब से वो अपनी कंजम्पशन को एडजस्ट करते हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, मिल्टन फ्रीडमैन ने ये थ्योरी पेश की 1956 में, और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में वो ये बताता है कि लोग अपनी परमानेंट कंजम्पशन करते हैं परमानेंट इनकम को देखते हुए लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इनकम इंडिपेंडेंट, वो अलहदा उसके फोर्सेस हैं जो उसे मेजर करते हैं, और शॉर्ट रन को अलहदा फोर्सेस मेजर करते हैं। शॉर्ट रन में इमरजेंसी साथ अटैच होती है, इनकम के भी कंजम्पशन के भी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनकम ज्यादा हो तो कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम हो तो कंजम्पशन कम, क्योंकि ड्यू टू इमरजेंसी, जिसको वो ट्रांजिटरी का नाम देता है, ट्रांजिटरी इनकम, ट्रांजिटरी कंजम्पशन। ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी, पॉजिटिव ट्रांजिटरी, नेगेटिव ट्रांजिटरी। तो ये भी मजे की थ्योरी है, करेंगे आपको पता चल जाएगा। लास्ट में लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में मोडिग्लियानी ने ये थ्योरी पेश की। उसमें ये बताता है कि लोग अपनी लाइफ को पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, उन्होंने कितने साल जिंदा रहना है, अपनी इनकम का पहले ही वो एस्टिमेट लगा लेते हैं कि टोटल हमने कितनी इनकम अर्न करनी है, उस हिसाब से हमने अपनी कंजम्पशन को हर साल कितना रखना चाहिए।
तो इसकी भी थ्योरी में ये है कि लाइफ टाइम इनकम वो लाइफ टाइम कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है। मिडिल एज में इसमें लाइफ को 3 हिस्सों में वो डिवाइड करता है, अर्ली एज, मिडिल एज और ओल्ड एज। इन तीनों का क्या इसमें रोल है और किस स्टेज में ज्यादा सेविंग होती है, डिस सेविंग कब होती है, ये भी मजे की थ्योरी है, इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एग्जांपल है। इसके साथ ये हमेशा की बुक में सारा डिटेल में लिखा हुआ है। वेल्थ का भी रोल इसमें है, वेल्थ जब आ जाए तो क्या होता है। ये चारों थ्योरीज आपने इनके क्रिटिसिज्म के साथ करनी है, लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म, ये साथ साथ आपने काम करना है। ये है जी इस चैप्टर में काम। बस इसके अलावा इन 4 थ्योरीज के अलावा इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करने वाला। चैप्टर नंबर 10 है जी थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी करना है। ये इसमें से भी वो बातें पूछ लेता होता है। प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन, ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, ये बताना है आपने। MECMEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी भी एक पूरी थ्योरी है, ये आपने करनी है लाजमी। टॉबिन्स क्यू इन्वेस्टमेंट 2018 के पेपर में आया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने करना है। 15 का तो अक्सर आ जाता होता है, लेकिन ये 2018 में 25 नंबर का आया हुआ था डिटेल में। रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वो पूछ रहा था, इसमें क्या इम्पैक्ट आता है। टॉबिन्स क्यू आपने करना है इसमें, ये आपने काम लाजमी करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 11 बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का ये पूरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से 1-2 चीजें आपने करनी है। वो क्या करनी है आपको मैं बता देता हूँ। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, ये लाजमी आपने करनी है, ऐसे नहीं आपने स्किप करना। हिक्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ये 2 तो आप लाजमी करें। और इसके अलावा इसमें काट दें बाकी सारा चैप्टर, ये 2 आपने लाजमी करनी है। चैप्टर नंबर 12 पब्लिक और गवर्नमेंट डेप्ट। ये पब्लिक और गवर्नमेंट डेप्ट क्या होता है जी, ये भी डिटेल में इस चैप्टर में है। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ पब्लिक डेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना है आपने। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ पब्लिक डेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। इक्विवेलेंस, इसका क्रिटिसिज्म, ये भी लाजमी करें। इनमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, बजट डेफिसिट क्या होता है मेजर करने में, और इनको मेजर कैसे किया जा सकता है, ये काम आपने इस चैप्टर में से लाजमी करना है। इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट आता है, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट है जी केनेजियन एंड मोनेटरिस्ट, चैप्टर नंबर 13। तो ये जो चैप्टर नंबर 13 है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बेशक आप स्किप कर सकते हैं। इसमें लुकास क्रिटिक, और बस इसमें यही बात, एक लुकास क्रिटिक आप देख लीजिएगा वो क्या होता है, क्योंकि अक्सर वो उसमें लुकास क्रिटिक में भी 10-15 नंबर का उसने नोट पूछा हुआ है। अदरवाइज ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, और इसमें कोई नहीं है बात। चैप्टर नंबर 14 न्यू क्लासिकल, न्यू केनेजियन एंड सप्लाई साइडर्स। ये चैप्टर नंबर 14 आप पूरा काट दें, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से नहीं आती बातें, ये आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 है जी, चैप्टर नंबर, इसके बाद चैप्टर नंबर 15 है लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपने लाजमी करना है। इसके तमाम मॉडल्स ही इंपॉर्टेंट है, आ जाते होते हैं। इसमें सबसे पहला मॉडल है हेरोडोमर मॉडल, डिटेल में आपने करना है। हेरोडोमर मॉडल में आपने इसका क्रिटिसिज्म भी करना है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है आपने। 25 नंबर का आता है ये पूरा मॉडल अगर आया तो। इसके बाद सोलोस ग्रोथ मॉडल है, ये भी आपने डिटेल में करना है। विदाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, विद पॉपुलेशन ग्रोथ, ये दोनों चीजें इसमें खास तौर पे देख लीजिएगा। और टेक्नोलॉजी का भी इस पे रोल है, वो भी आप देख लें तो अच्छी बात है। तो ये भी कंप्लीट मॉडल आपने तैयार करना है, पेपर आ जाता होता है। इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने स्किप नहीं करना, लाजमी करना है। और गोल्डन रोल मॉडल, गोल्डन रोल मॉडल, ये भी आपने स्किप नहीं करना है। ये चारों मॉडल इसके जो से हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी करके जाएंगे, इनको आपने स्किप हरगिज नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारे पास मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, चैप्टर नंबर 16। ये भी चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2 छोटी छोटी बातें वो आपने देख लेनी है। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की कॉस्ट कौन सी होती है, और दूसरी बात आपने इसमें से करनी है फिशर इफेक्ट, ये अक्सर पूछ लेता होता है, फिशर इफेक्ट क्या होता है। हाँ जी, और लास्ट चैप्टर है जी हमारे पास चैप्टर 17 ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता होता है अक्सर। ये ISLM क्लोज इकोनॉमी था, ये असल में उसी की एक्सटेंशन है ओपन इकोनॉमी। मंडल फ्लेमिंग मॉडल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल शॉर्ट रन में, ये इसके 2 केसेस हैं। जब आपकी इकोनॉमी स्मॉल है उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा है, और आपका दूसरा केस जब आपकी इकोनॉमी लार्ज है उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे आता है। ठीक है, अब जब हम शॉर्ट रन में स्मॉल ओपन इकोनॉमी की बात करें तो इसमें फर्दर 2 केसेस बन सकते हैं। जब आपने एक्सचेंज रेट फिक्स रखना हो
और अगर आपने एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग यानी कि वेरिएबल आप एक्सचेंज रेट चेंज भी कर सकते हैं, तो जब फिक्स ना हो फ्लोटिंग हो उस सूरत हाल में इस मॉडल को आपने प्रेजेंट करना है। शॉर्ट रन में जब लार्ज इकोनॉमी हो तो उसमें सिर्फ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, क्योंकि बाकी इंटरनेशनल मार्केट वो डिपेंड कर रही होती है उस लार्ज इकोनॉमी में। तो लार्ज इकोनॉमी के जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी रिमेनिंग वर्ल्ड पे आएगा। तो ये सारा मॉडल फ्लिपिंग का काम आपने लाजमी करके जाना है। तो ये ISLM अगर आपका अच्छे से तैयार है उसी की एक्सटेंशन है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का रोल था, यहाँ पे एक्सचेंज रेट आ जाता है। इसके साथ साथ आपने नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट में डिफरेंस क्या है ये आपने बताना है, और साथ आपने फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भी है इसी चैप्टर में, वो भी आप देख लीजिएगा। बस ये आपका मैक्रो का हो गया सिलेबस। डिटेल में मैंने आपको टॉपिक वाइज ये सारा काम बता दिया, जो से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बता दी जो आपने करने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, किनका वेटेज कितना ज्यादा है, और हर टॉपिक का मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको इस वीडियो में दे दिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप लोगों का फायदा हुआ होगा। तो काइंडली वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए ताकि बाकी और लोगों का भी फायदा हो सके। दुआओं में याद रखिएगा, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स मौजूद हैं, किसी को अगर नोट्स चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा MA इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाती हैं, उसका पूरा स्केड्यूल होता है हमारे पास, पूरा एक सिस्टम है और रीजनेबल फीस में ये करवाया जाता है। MA इकोनॉमिक्स की अगर तैयारी अगर आप में से किसी ने करनी हो तो वो भी राब्ता कर सकता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।